कम्युनिकेशन और नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स के बारे में देख रहे हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला यह है कि नेटवर्क क्या होता है और गोल्स क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या है। नेटवर्क जिस तरीके से आप का फेसबुक में फ्रेंडशिप का नेटवर्क होता है, उसी तरीके से कंप्यूटर के भी नेटवर्क होते हैं। वो अलग अलग टाइप के नेटवर्क होते हैं, उनकी अलग अलग आपकी टोपोलॉजीज होती है। तो नेटवर्क एक इंटरकनेक्टेड कलेक्शन है ऑटोनोमस कंप्यूटर का, और जो शेयर और एक्सचेंज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। जो नेटवर्क के गोल्स है, उसमें क्या क्या गोल्स हैं? सबसे पहले रिसोर्स शेयरिंग, आप रिसोर्स शेयर करना चाहते हैं। रिलायबिलिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कॉस्ट कम से कम हो, और कम्युनिकेशन मीडियम आप इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क्स में अगर एप्लीकेशन देखें नेटवर्क की, तो उसमें शेयरिंग है, एक्सेस है रिमोट डेटाबेस के लिए, और साथ में कम्युनिकेशन फैसिलिटीज है। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ इंटरनेट इवॉल्व, इंटरनेट कैसे इवॉल्व हुआ। तो इवोल्यूशन इसका जो नेटवर्किंग का पहले स्टार्ट हुआ, क्योंकि इंटरनेटवर्क क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क कह सकते हैं इसको, या नेटवर्क और नेटवर्क कह सकते हैं। तो इवोल्यूशन इसका स्टार्ट हुआ 1969 में, जब पहली बार ARPANET बना। इस प्रोजेक्ट का जो गोल था वो था कि आप कनेक्ट कर सकें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और अलग अलग जो यूनिवर्सिटी है जो इस पे कार्य कर रही थी किसी एक प्रोजेक्ट पे। 1980 में NSF नेट ये स्टार्ट किया गया, जिसकी कैपेसिटी बड़ी जबरदस्त थी, और ये केवल इसके लिए था कि एकेडमिक और इंजीनियरिंग रिसर्च होगी। 1990 में जो इंटरनेटवर्किंग है ARPANET की और NSF नेट की, वो साथ में जो प्राइवेट नेटवर्क्स हैं उन सबको मिला के फिर इंटरनेट की उत्पत्ति हुई। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ARPANET। ARPANET पहले तो फुल फॉर्म देखिए, ARPANET किसके लिए होता है। ARPANET स्टैंड्स फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये है ARPANET। ये प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा। फिर इसके बाद 1969 में ये प्लांटेड हुआ। ये इसलिए शुरू हुआ कि कनेक्ट कर सके यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज थी, और यूजर के इस सिस्टम के थ्रू वो दे वर एबल टू एक्सचेंज डेटा इन मैसेजेस। वो डेटा और मैसेजेस एक्सचेंज कर पा रहे थे, लॉन्ग डिस्टेंस गेम्स खेल पा रहे थे, सोशलाइज कर पा रहे थे लोगों से, और जो उनके इंटरेस्ट के हो। तो 1980 में NSF नेट हुआ, जिसकी जैसे मैंने बताया हाई कैपेसिटी थी और ज्यादा कैपेबिलिटी थी इसकी ARPANET से। तो 1990 में इन सबको मिला के फिर इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया, जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। हाउ डज इंटरनेट वर्क, इंटरनेट काम कैसे करता है? तो इंटरनेट, जिसमें पूरे विश्व के जितने भी कंप्यूटर हैं, जिसमें कोई ना कोई आपका एक ISP सर्विस प्रोवाइडर होगा जो आपको डेटा देगा। तो इंटरनेट मतलब बेसिकली डेटा के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो बहुत सारे कंप्यूटर जो होते हैं वो डायरेक्टली इंटरनेट से कंप्यूटर कनेक्टेड नहीं होते। वो कभी कनेक्ट होते हैं, जैसे आपके मोबाइल का डेटा सर्विस ऑन करेंगे तो आप कनेक्ट हो जाएंगे, बंद कर देंगे तो नहीं होंगे। बल्कि वो छोटे जो सिस्टम से छोटे नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, जो आपस में गेटवे के थ्रू बड़े बड़े मतलब आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिसको इंटरनेट का बैकबोन बनाते हैं। तो ये रीजन कि इंटरनेट किस तरीके से काम करता है, इसके लिए एक प्रोटोकॉल रूल्स है, यानी कि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, TCP/IP प्रोटोकॉल है। तो कुछ प्रोटोकॉल्स है जिसके तहत आपस में बात होती है, वो सारे के सारे एक प्रोटोकॉल पे बात करते हैं। हाउ इंटरनेट फंक्शंस, इंटरनेट कैसे काम करता है? पहले तो ये है कि जो इंफॉर्मेशन या फाइल है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए पैकेट्स में डिवाइड होती है। इसलिए आप देखेंगे TCP/IP में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP होता है, IP में इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। और ये सारी चीजें जो होती है पैकेट्स पे काम करती है। हर एक पैकेट को एक नंबर दिया जाता है। जो पैकेट है वो डेस्टिनेशन एड्रेस पे भेजा जाता है, जिसको हम IP एड्रेस कहते हैं। जो डेस्टिनेशन एड्रेस है, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। फिर उसके बाद डेस्टिनेशन कंप्यूटर रिसीव करता है इस पैकेट को। इन पैकेट को हो सकता है डैमेज हो तो दोबारा मंगाया जाता है, नहीं तो फिर उनको रीअरेंज करके कंबाइन करके करेक्ट ऑर्डर में इस इंफॉर्मेशन को जो आई है वो उसको ले लिया जाता है। शॉर्ट नोट लिखिए इंटरस्पेस में। इंटरस्पेस क्या होता है? इंटरस्पेस एक तरीका है जिससे 3D एनवायरनमेंट में टाइम, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो ये सब खेला जा रहा है या देखा जा रहा है या फिर उसको एक्सेस किया जाता है। और बड़ा एडवांस फॉर्म है कम्युनिकेशन का, और एप्लीकेशन एनवायरनमेंट इसमें बड़ा ये जो इंफॉर्मेशन का मैनिपुलेशन है ये इस एनवायरनमेंट में बहुत पॉसिबल है। ये इसमें क्या है कि जो क्रॉस रिलेशन इंफॉर्मेशन है, जहां पर वेयर यूजर क्रॉस रिलेट्स इंफॉर्मेशन, तो क्या होता है कि इंटरनेट का मेन मुद्दा क्या है कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सके।
यहाँ पर इंटरनेट में वो स्पेसिंग है, वो स्पेस आपको ऐसे मिल रहा है जहां पर ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट के साथ आप 3D एनवायरनमेंट में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाते हैं। सर्किट स्विचिंग डिफरेंट फ्रॉम मैसेज स्विचिंग। किस तरीके से सर्किट स्विचिंग मैसेज स्विचिंग से अलग है? सर्किट स्विचिंग का मतलब ये होता है कि जब कम्युनिकेशन होना है तो एक डेडिकेटेड पाथ एक जगह से दूसरी जगह यानी सोर्स से डेस्टिनेशन के लिए बनना होता है, एक कंप्लीट कम्युनिकेशन सेशन के लिए, उसे हम एक सेशन कहते हैं। जैसे आपका प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम था, उसमें अगर आप किसी से बात करना चाहें तो टेलीफोन से कनेक्ट हो जाएंगे, जब तक बात करते हैं तब तक आपका कनेक्शन जारी रहेगा, इसे हम सर्किट स्विचिंग कहते हैं। पैकेट स्विचिंग का मतलब ये होता है कि आप डेटा लेते हैं, मतलब जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा या जो भी आपका डेटा होगा वो पैकेट में टूटेगा, पैकेट से वो नेटवर्क के थ्रू उस जगह पहुंच जाएगा जहां उसे जाना है। उसके बाद जो अलग अलग पाथ पैकेट ले रहे हैं वो वहां पहुंच जाएंगे। कुछ पैकेट इधर का पाथ ले सकते हैं, कुछ पैकेट उधर का पाथ ले सकते हैं। उसके बाद वो सारे पहुंच जाते हैं और फिर इंटरनेट काम करता है। तो इसके लिए कोई ऐसा नहीं है क्योंकि डेडिकेटेड लाइन की जरूरी है पैकेट स्विचिंग। किस तरीके से ट्रांसमिशन काम करता है नेटवर्क में? तो इसके लिए आपका सर्किट स्विचिंग हो सकती है, मैसेज स्विचिंग हो सकती है और पैकेट स्विचिंग हो सकती है। तो कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होते हैं? अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल कौन कौन से अवेलेबल है नेटवर्क्स में? कम्युनिकेशन चैनल बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें जो मेन है वो हम देखें, सबसे पहला ट्विस्टेड पेयर केबल्स है। इसमें केबल्स होती है वो ट्विस्टेड होती है आपस में, जैसे लेडीज या लड़कियां चोटियां बनाती है तो उसमें एक दूसरे में घूमती है, चोटी बनती है वो, तो जो ट्विस्टिंग होती है वो ट्विस्टेड केबल कहलाता है। और कोएक्सियल केबल जो होता है वो साथ में एक ही एक्सिस होती है, साथ में जा रही है वायर्स। फाइबर ऑप्टिक केबल्स वो फाइबर ऑप्टिक होती है जिसमें जो वायर है उसके अंदर क्या है? ग्लास है, ग्लास, एकदम फाइन ग्लास है, जहां से आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल के थ्रू भेजते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर केबल, ये केबल में दो इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होती है जो ट्विस्टेड होती है आपस में, ये नूडल्स की तरह वो दो आपस में जुड़ी रहती है, डीएनए की तरह। और ये जो है इसमें शॉर्ट या मीडियम रेंज टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए ये ट्विस्टेड पेयर आपकी काम में आती है। कोएक्सियल केबल की अगर हम बात करें तो कोएक्सियल केबल जो होता है वो उसमें एक या एक से ज्यादा केबल होती है जिसमें प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, यानी कि यहां से यहां तक कवरिंग होगी। और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ट्विस्टेड पेयर केबल से, लेकिन परफॉर्मेंस इसका बहुत बढ़िया है, इससे तो अच्छा है। और सबसे बढ़िया जो है फाइबर ऑप्टिक केबल का, इसमें केबल में प्लास्टिक या ग्लास होगा, बेसिकली ग्लास होता है और इतना थिन होता है कि आपके बाल जो होते हैं उस विड्थ का होता है और काफी ड्यूरेबल होती है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। लेकिन थोड़ा सा ये है कि इसका इंस्टॉलेशन थोड़ा सा महंगा होता है और आपका अगर टूट फूट हो जाती है तो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। मान लीजिए एक वायर है उसके अंदर ग्लास से टूट गया तो कैसे जोड़ेंगे उसको? फिर है एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं आपको ऑप्टिकल फाइबर के, कोएक्सियल के, इन सब के बनाने चलिए करके बताते हैं। सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर लेते हैं। एडवांटेज इसका ये कम्युनिकेशन इसका सिक्योर है, ट्रांसमिशन सिक्योर है, एटेन्यूएशन बहुत कम है, कोई ईएमआई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसमिशन कैपेसिटी बहुत अच्छी है, ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन, मिक्स डेटा ट्रांसमिशन चैनल जो टेलीस्कोप और टीवी के लिए होता है उसके लिए यूज करते हैं। डिसएडवांटेज इसका यह है कि एक्सपेंसिव है, मुश्किल है फाइबर्स को जोड़ना, इंस्टॉलेशन बहुत मुश्किल है, नॉइज एक्सेप्शन है इसमें, कनेक्शन लॉस बहुत होता है और रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। अब अगला है कोएक्सियल केबल्स। कोएक्सियल केबल में जो ट्रांसमिशन अच्छा है इसका, ये शेयर्ड केबल नेटवर्क में यूज कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है, अच्छी बैंडविड्थ है, कम 400 Mbps तक आपको बैंडविड्थ मिल रही है और भी अच्छी बन गई है इसमें। डिसएडवांटेज इसका ये है कि एक सिंगल केबल पूरा का पूरा नेटवर्क को ब्रेक डाउन कर सकती है, एक्सपेंसिव है और ट्विस्टेड पेयर केबल जो के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है इसकी। जबकि ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करें तो ये सिंपल है, फ्लेक्सिबल है, वेट किसका कम है, थोड़ी महंगी कम है, आराम से कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टॉल और मेंटेनेंस, इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस बड़ा आसान है इसका। डिसएडवांटेज अगर आप देखें तो बड़े डिस्टेंस के लिए कैपेबिलिटी नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अनसुटेबल है और मैक्सिमम डेटा रेट इसका 1 Mbps बगैर कंडीशनिंग के, 10 Mbps कंडीशनिंग के साथ। अगर हम बात करें रेडियो वेव्स की तो एडवांटेज इसका सबसे अच्छा है कि कोई लैंड एक्विजिशन, वायर कहाँ बिछाएंगे, वायर कहाँ जोड़ेंगे, ये सब इसमें कुछ करना नहीं पड़ता और कम्युनिकेशन बहुत आसान, ईज कम्युनिकेशन की है, किसी भी टेरेन पे आप इसमें कम्युनिकेशन कर सकते हैं रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी में, मोबिलिटी आपको देती है, एक्सपेंसिव कम है। डिसएडवांटेज ये है कि इनसिक्योर कम्युनिकेशन है और वेदर इफेक्ट, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कोई टाटा स्काई या D2H या वीडियो को एयरटेल है तो अगर आप कनेक्शन करते हैं, जब आपकी बारिश हो जाती है तो आपका जो
डिश है टीवी का वो या केबल का, वो आपके जो सिग्नल है उसको मिलना बंद हो जाता है। तो जब तक बारिश चलती रहेगी तब तक सिग्नल आएगा ही नहीं। माइक्रोवेव की बात करें तो थोड़ा इनएक्सपेंसिव है, थोड़ा कम एक्सपेंसिव है इससे। फ्री, ये भी लैंड एक्विजिशन लेना पड़ा क्योंकि ये भी तो रेडियो फ्रिक्वेंसी में ही आता है। कम्युनिकेशन भी इसमें किसी भी टेरेन पे हो सकता है और ओशंस पे आप आराम से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ट्रांसमिशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें डिसएडवांटेज में, तो डिसएडवांटेज में इनसिक्योर तो है ही है, सिग्नल स्ट्रेंथ इसकी कम है क्योंकि देखिए फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी डिपेंडेंट होती है। वेदर इफेक्ट इसमें बहुत प्रोमिनेंट है, बैंडविड्थ इसकी लिमिटेड है, इम्प्लीमेंटेशन मेंटेनेंस का कॉस्ट थोड़ा हाई है इसमें। अब सैटेलाइट की बात करें, बहुत बढ़िया एरिया कवर कर सकता है सैटेलाइट, इनएक्सपेंसिव है केबल से कंपेयर करें तो, कमर्शियली अट्रैक्टिव है, जो स्पार्सली बहुत दूर दूर पॉपुलेटेड एरिया है, पॉपुलेशन है वहां पर, वहां के लिए सबसे बढ़िया है। डिसएडवांटेज ये है कि आप इसको लार्ज या बड़े हाई गेन एंटेना आपको लगाने पड़ सकते हैं और वो एक दिक्कत है आपको। और जो अवेलेबल बैंडविड्थ है वो ऑलरेडी हमारे पास खत्म है, उसको और ओवरलोड करता है ये, और हाई इन्वेस्टमेंट होता है इसमें। इसलिए आपने देखा होगा कि ये गवर्नमेंट या बहुत बड़ी कंपनियां ये करती हैं, जो छोटी मोटी कंपनियां हैं वो इसको लगाने में सक्षम नहीं है। और जो एटमॉस्फेरिक क्लास है 30 गीगाहर्ट्ज के ऊपर, वो कई डीबी में चला जाता है, डेसिबल्स में, और लीगल परमिशन की भी जरूरत होती है इसमें। और बैंडविड्थ क्या है, हाउ इट इज मेजर्ड। बैंडविड्थ का मतलब ये होता है, मान लीजिए ये आपका पानी का पाइप है, ठीक, जितना पानी इसमें से बह सकता है, जितना पानी एक बार में आ सकता है, उसे हम बैंडविड्थ कहते हैं। मैं पानी के हिसाब से बता रहा हूँ, कम्युनिकेशन के हिसाब से बताता हूँ। तो बैंडविड्थ ये डेटा है जो ट्रांसमिट होता है कम्युनिकेशन चैनल में किसी एक टाइम पर। ये हमें बताता है कि कितना डेटा एक बार में सेंड हो रहा है। बैंडविड्थ को हम किलोहर्ट्ज में, मेगाहर्ट्ज में, गीगाहर्ट्ज में, टेराहर्ट्ज में, और भी आ गए हैं, उसमें हम मेजर करते हैं। डेटा ट्रांसफर रेट क्या होते हैं? डेटा ट्रांसफर रेट, जिस स्पीड से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, इसे हमें डेटा ट्रांसफर रेट कहते हैं। डेटा रेट्स इसको हम मेगाबिट्स या एमबीपीएस में, मेगाबाइट्स पर सेकंड में करते हैं। तो इसको एमबीपीएस और एमबीपीएस में, ये दोनों एब्रिविएशन देख रहे हैं आप, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिस्कस एंड कंपेयर वेरियस टाइप ऑफ नेटवर्क्स। तो आपके अलग अलग नेटवर्क्स में सबसे पहला लैन है, फिर मैन है, वैन है। ऐसे पैन भी होता है जो आप ब्लूटूथ से करते हैं ना, वो ब्लूटूथ या जो 10 मीटर 5 मीटर वाले कनेक्शन होते हैं, उसमें पर्सनल एरिया नेटवर्क भी बनता है। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि एक कोई स्मॉल बिल्डिंग, छोटी बिल्डिंग या कोई एक स्पेसिफाइड एरिया, एक ऑफिस या होम नेटवर्क के लिए हम ये लैन यूज करते हैं। इसमें इथरनेट केबल हो सकती है और हाई स्पीड कनेक्शन हो सकते हैं, और ये वायरलेस सेटअप है। अगर इसमें वायरलेस सेटअप है तो इसको डब्ल्यू लैन कहने लगते हैं, डब्ल्यू लैन, वायरलेस लैन, लेकिन इसकी स्पीड कम हो जाती है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब ये है कि एक बड़ा ज्योग्राफिक एरिया, एक सिटी वाला एरिया अगर आप बात करें तो, जैसे कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसको हम मैन कह सकते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसके होता क्या है कि जो आईएसपीज है, केबल टीवी है, और वो आपको इस मैन में ही मिलेंगे, मैन में ही आपको लोकल आईएसपी मिल जाएगा। तो वैन लैन से बहुत बड़ा होता है, जैसे लंदन, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, ये सब मैन के दायरे में आते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क लार्जेस्ट नेटवर्क है। आप यहाँ की बात कर रहे हैं, आप पूरे शहर की बात कर सकते हैं, आप पूरे एक स्टेट की बात कर सकते हैं, उससे भी ऊपर ले जा सकते हैं। ये एरिया हो गया आपका, कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें आपके एरिया की। एक्सप्लेन वेरियस मोस्टली यूज्ड टोपोलॉजीज। तो बस है, रिंग है, स्टार है, ट्री है। बस का मतलब ये है कि एक कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम है, सारे होस्ट इससे कनेक्टेड होंगे ऐसे करके, और एक साथ इसमें फ्लो ऑफ डेटा और कंट्रोल एक साथ होता है। रिंग टोपोलॉजी में आपका एक होस्ट दूसरे होस्ट से एक इस तरीके से रिंग में कनेक्टेड होगा, तो ये फिजिकल रिंग होगी इसमें केबल की, यहाँ पर कनेक्टेड होंगे आपके ये जो सिस्टम्स है। स्टार टोपोलॉजी में ये होता है कि एक सेंट्रल स्विचिंग सिस्टम होता है, यानी कि यहाँ पर होगा और यहाँ पर ये नोड कनेक्टेड होंगे इससे, ऐसे जैसे हब या स्विच है, तो इस तरीके से स्टार हो जाएगा। तो यूनिक पाथ होगा, हर एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक कहते हैं इसको, और ऐड और रिमूव करना इसमें बहुत आसान है। मान लीजिए इसको हटाना है तो हटा दीजिए इसको, बाकी में तो असर नहीं पड़ेगा। तो अपग्रेड करना और रिमूव करना बड़ा आसान है। ट्री टोपोलॉजी की बात करेंगे तो ये ट्री टोपोलॉजी एक तरीके से जैसे एक ग्रुप ऑफ बस टेक्नोलॉजी है ना, किसी एक नोड से कंट्रोल होती है। तो ट्री टोपोलॉजी इसमें मे बी डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ बस टोपोलॉजी। ग्रुप ऑफ बस टोपोलॉजी यानी यहाँ से यहाँ तक
आपका बस है, फिर यहाँ से यहाँ तक बस है, और कंट्रोल करता है इसको एक नोड, ट्री टोपोलॉजी। डिस्कस द फैक्टर्स दैट गवर्न द सिलेक्शन ऑफ टोपोलॉजी फॉर नेटवर्क। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको कहते हैं कि साहब ये नेटवर्क, ये टोपोलॉजी इस नेटवर्क के लिए सही रहेगी या ये इसके लिए सही रहेगी। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी। कॉस्ट तो है ही है कि अगर आप इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपके पास कम है या ज्यादा है, आपके पास पैसा अच्छा है, तो आप क्या लेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है आप सिस्टम जोड़ना चाहते हैं, आपके पास हटाना चाहते हैं, या फिर आप रिकॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, या फर्नीचर या इंटरनल वॉल चाहिए, तो वो सब चीजें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में आती है। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आपका जैसे आपने एक बस टोपोलॉजी ले लिया, आपका यह सिस्टम है, यहाँ सिस्टम है, बस ब्रेक हो गई तो आपके सिस्टम सारे, ये पूरा इंटरनेट, ये आपका रिलेशनशिप ही खत्म हो जाएगी। तो अगर आप रिलायबिलिटी अच्छी चाहते हैं तो आप उन पे जाएंगे जहां पर रिलायबिलिटी हमेशा मेंटेन रहे। कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट, स्टार और बस टोपोलॉजी, स्टार और ट्री, बस और रिंग टोपोलॉजी। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसको, फिर भी मैं थोड़ा सा इसको और बता देता हूँ। स्टार और बस टेक्नोलॉजी में अगर देखें तो दोनों ही जो टोपोलॉजी है, जिसमें जितने भी डिवाइसेस हैं वो सेंट्रल हब या केबल से कनेक्टेड होते हैं, स्टार और बस में। कॉन्ट्रास्ट अगर देखें तो बस टोपोलॉजी स्लोअर है स्टार से, स्टार एक्सपेंसिव है बस से। स्टार और ट्री टोपोलॉजी की बात करें तो दोनों के पास दोनों वायरिंग चाहती है, ज्यादा चाहती है। कॉन्ट्रास्ट ये है कि ट्री टोपोलॉजी स्लोअर है स्टार टोपोलॉजी से, और थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको कॉन्फ़िगर करना इन कॉन्ट्रास्ट टू स्टार टोपोलॉजी। बस और रिंग के बारे में बात करें तो कंपैरिजन अगर इसका करें तो दोनों में बहुत मुश्किल होता है कि अगर, क्योंकि बस है, एक बार में ये सब, एक कुछ ब्रेक हुआ तो सब ब्रेक हो जाएगा। अगर एक नोड फेल होता है तो सारा नेटवर्क बैठ जाएगा आपका। और अगर हम इसकी बात करें कॉन्ट्रास्ट की, तो रिंग टोपोलॉजी, इसमें फास्टर कम्युनिकेशन है बस टोपोलॉजी से। और जो अगर इस बस टोपोलॉजी की बात करें तो रिंग टोपोलॉजी की एक इंडिपेंडेंट लाइन कनेक्शन है जो उसको अलाउ करती है कि फ्रीडम है भाई, आप कभी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अपने नोड को। रोल क्या है मॉडेम का? मॉडेम होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग। तो रोल क्या है मॉडेम का इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में? जो मॉडेम है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, एक डिवाइस है जो मॉड्यूलेट करता है एनालॉग या फिर चेंज करता है एनालॉग को डिजिटल में, और दूसरे एंड पे डिजिटल को एनालॉग में। तो इसका रोल ये होता है कि आप कहीं भी किसी भी जगह पे एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग कन्वर्ट कर सकते हैं। हब्स क्या होते हैं, उसके क्या टाइप्स होते हैं? हब का मतलब ये होता है कि मैं यहाँ पर हब हूँ, जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी, मैं जितने भी मेरे से कनेक्टेड नोड्स होंगे उन सबको भेज दूंगा। मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं सबको भेज दूंगा, ब्रॉडकास्ट कर दूंगा। तो कॉमन कनेक्शन पॉइंट ये डिवाइस एक नेटवर्क में है। हब्स ये कॉमनली आपको लैन में मिलेंगे। हब के पास मल्टीपल पोर्ट होते हैं। हब पैसिव भी हो सकते हैं, एक्टिव भी हो सकते हैं। पैसिव हब की बात करें तो जो पैसिव हब है वो सिंपली एक मतलब डेटा को एनेबल करता है और भेज देता है। क्योंकि एक्टिव हब का मतलब ये है कि जहां पर डेटा थोड़ा सा रीडेबल वीक है थोड़ा सा, तो ये रिस्टोर करता है सिग्नल को। दोनों करते तो मतलब ब्रॉडकास्टिंग ही है, लेकिन एक थोड़ी उसको एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, जैसे हमने रिपीटर के बारे में देखा था। रोल क्या है स्विच का नेटवर्क में? स्विच भी एक हार्डवेयर डिवाइस है, इसका भी काम इस जैसा है। तो मल्टीपल कंप्यूटर को ये ज्वाइन करता है लैन में। अगर लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें तो वहां स्विच लगाएंगे। तो नेटवर्क स्विच ये एक तरीके से नेटवर्क हब की तरह है, लेकिन स्विच जनरली इंटेलिजेंट होता है। हब का काम क्या है कि सबको डेटा भेज देगा, जिसको चाहिए भी, जिसको नहीं चाहिए भी। लेकिन नेटवर्क स्विच ना एक बार में नेटवर्क टेबल बनाता है, नेट बनाता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे इसको पता चल जाता है कि देखिए साहब यहाँ का डेटा यहाँ जाना है, यहाँ का डेटा यहाँ जाना है, उसके बाद वो डेटा को उसी जगह पे भेजता है जहां पर उसकी जरूरत है, जो सोर्स और डेस्टिनेशन उसके प्रॉपर होते हैं, मतलब अप्रोप्रिएटली वो उस जगह भेजता है जहां उसकी जरूरत होती है। तो ये हमने एक और पार्ट देखा आपके कम्युनिकेशन का, और भी एक बाकी है। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी।